ऑलराइट, तो लास्ट हमने क्या किया था, कोई बताएगा? सर वाटर रिसोर्सेज सर वाटर रिसोर्सेज खत्म कर लिए थे, आज हम कंप्लीट हो गया है? शुरू करने वाले थे। ओके ओके ओके, तो ठीक है, मानस या अर्नव या जो भी तुम में से शेयर करना चाहते, एक बार। यस सर। नेशनलिज्म इन इंडिया की स्क्रीन करनी है ना शेयर? यस सर। ओके, कर दे बेटा। ओके सर। यस सर। सर एक बार मैं देखता हूँ सर, कुछ प्रॉब्लम है शायद पीडीएफ में। मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि वो क्लियर नहीं है, दोबारा से करो। नो सर, पीडीएफ में प्रॉब्लम है सर, मेरे वहाँ से दिक्कत नहीं है। मानस तुम कैंसिल कर दो अपनी तरफ से, ज्योत्सना तुम कर दो बेटा। हाँ देखो, ये ठीक है ना ज्योत्सना का? ठीक है, ओके। देखो, नेशनलिज्म की बात शुरू करें बच्चों, अभी सबको आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। ओके ओके। देखो, जब भी नेशनलिज्म की बात आती है तो मैंने पहले ही बताया है, नेशनलिज्म का बेसिक मतलब होता है अपने जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जिस नेशन में आप रह रहे हो, उस नेशन को आप सबसे आगे रखते हैं किसी भी चीज के, राइट? तो जो ये फीलिंग ऑफ कीपिंग योर कंट्री अहेड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज कॉल्ड नेशनलिज्म बेसिकली, ठीक है? अब ये जो, हाँ, हिंदी में राष्ट्रवाद कहते हैं, इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं। और ये जो राष्ट्रवाद है, ये जो नेशनलिज्म है, सभी कंट्रीज के लोगों में अपने अपने कंट्रीज के लिए होता है। जैसे कि सब में होता है वैसे ही इंडियंस में भी है। और इंडियंस का जो राष्ट्रवाद है वो कब से है, कैसे है, इस चैप्टर में आपको हालांकि वो तो नहीं बताया गया कि कब से है, कैसे है, लेकिन हाँ, ये जरूर बताया गया कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर कर लिया, काफी सारा पोर्शन, और उसको काफी सारे राजाओं की जमीनें हड़प ली गई, काफी सारे लोगों पर अत्याचार किए गए, तो लोगों के अंदर एक गुस्सा आ गया था। और वो गुस्से को लीड किया महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी के लीडरशिप में बहुत सारे जो भी कहना चाहिए आंदोलन हुए, जो मूवमेंट हुए, उनके क्या इफेक्ट हुए, वो कैसे हुए, क्यों वो आंदोलन किए गए, उनके रिजल्ट्स क्या हुए, आउटकम क्या हुए, और उनके कहना चाहिए एक छोटा सा एक उस पर हम एक रिव्यू भी पढ़ेंगे। साथ के साथ एक और चीज हम देखेंगे कि क्या महात्मा गांधी ने जो भी आंदोलन किए उसके सही इफेक्ट्स हुए हैं, गलत इफेक्ट्स हुए हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है? और ऐसा क्यों हुआ कि महात्मा गांधी को वो आंदोलन करने पड़े, या वो सक्सेसफुल हुए तब उन्होंने बंद किए, या फिर वो उन्होंने अपने सेल्फ डिक्लेयर करके कि उन्होंने सोचा कि अब ये बंद कर देने चाहिए तो उन्होंने बंद कर दिए। ये जो भी उसकी एक कहानी थी और जो भी उसके पीछे का उनका मोटिव था, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है? सर, तो हाँ जी बेटा। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक्चुअली वो शुरुआत में आ नहीं पाया था क्लास में, तो महात्मा गांधी से पहले आपने क्या पढ़ाया था ओवरव्यू? मैंने बेटा अभी बस स्टार्ट ही किया है, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेशनलिज्म बेसिकली क्या होता है, इस बारे में बात हो रही थी। तो एक शॉर्ट में तुमको बता देता हूँ। द फीलिंग ऑफ कीपिंग योर कंट्री अहेड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग
इज नेशनलिज्म, उसको हिंदी में राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है। और भारत में राष्ट्रवाद एक काफी समय से चलता आ रहा है, लेकिन इस चैप्टर में जो बात है वो महात्मा गांधी के समय की, जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए भारत में, तो महात्मा सर गांधी इंडिपेंडेंस से पहले, हाँ प्री जस्ट प्री इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये हम इंडिपेंडेंस डे से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, अच्छा तुम्हारा ऑब्जर्व किया तुमने, वेरी गुड। सर इस सर बार या टेस्ट फिर में कौन कौन से इंडिपेंडेंस ऑफ चैप्टर आएंगे पाकिस्तान हिस्ट्री के से? दिन। हाँ बेटा, सर हिस्ट्री से टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? अच्छा टेस्ट एसएसटी में टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? डेवलपमेंट और क्या नाम है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सर वाटर रिसोर्सेज नहीं आएंगे? नहीं, वाटर रिसोर्स नहीं है। और सर ये वाला भी नहीं आएगा सर? नहीं, ये भी नहीं आएगा। सर वैसे हम लोग इसे इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान के दिन पढ़ रहे हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान नहीं है ये है भारत से बंटवारा, पार्टीशन ऑफ इंडिया। यस सर। और आज इसको महात्मा सॉरी नरेंद्र मोदी जी ने एक नया नाम दिया है। कोई बता सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या नाम दिया है इसको? नहीं सर। आप लोग नहीं बता सकते नरेंद्र मोदी ने क्या नाम दिया है इसको? सर आप ये किसकी बात कर रहे हो? जो आज क्या सर बोलते हैं, ये है ना पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, रिमेम्बरेंस डे। सर नेट पे यही बिल्कुल होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का जो ये बंटवारा हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा है। और उसके लिए बहुत सारी चीजें साथ में कही गई हैं, तो मैं एक बार उन्हीं के शब्दों में आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, ठीक है। चलिए, हिंदी में उन्होंने कहा, फिर इंग्लिश में देखते हैं एक बार उसको। देश बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया जाएगा। इंग्लिश में पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। ओके सर। तो आज हो सकता है किसी के लिए एक देश आजाद हुआ हो या बना हुआ हो। देखो, इंडिपेंडेंस तो तब होगा ना आपका जब आप कहीं पे अब मतलब आप किसी से आप बाहर जा रहे हैं, किसी से छुटकारा पा रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है। ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तानी एरिया पर इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया का कब्जा था। नहीं Right? सर पूरा ही इंडिया था, अलग हुआ है। भारत इंडिपेंडेंस डे इसलिए बनाता है क्योंकि भारत के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा था और फिर उस दिन से भारत इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन सर, पाकिस्तान का तो separation इंडिपेंडेंस day डे बनता ही नहीं है। हालांकि ये एक्चुअल में कहा गया कि 14 अगस्त को वो मानते हैं, 14 अगस्त को उनका वो हुआ फ्रीडम। लेकिन हमारे लिए तो कहीं ना कहीं ये कि दुख का विषय है ना कि हमारा देश का बंटवारा कर दिया गया। यस सर। राइट, यस सर। चलिए तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा सत्यम भी कुछ कह रहा था क्या? नहीं सर मैं कुछ नहीं कह रहा था। अच्छा बाबू, ठीक है। कौन पढ़ना चाहेगा जिसने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा है? मनोज लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था? सर पढ़ा नहीं था शायद, सर समझाया था। चल तो तुम पढ़ दो एक बार, ओवरव्यू पढ़ के बताओ क्या कह रहा है तुम्हारा ओवरव्यू। Okay, sir. Overview. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging.
New symbols and icons, new songs, and ideas forget new links and redefine the boundaries of community. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many countries group together. But each class and group felt that the effect of colonialism differently, their experiences were varied and their notions of freedoms were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. In the earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in Europe, but up to the first decade of the 20th century, in this chapter, we will pick up the story from the 1920s and study the non-corporation and civil disobedience movement. We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in their movement, and how nationalism captured the imagination of people. ओके। सर आप देखो क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको वैसा ही कुछ यहाँ भी आपको सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। बस एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर और एक्स्ट्रा है, वो हम एक्चुअल में अभी नेक्स्ट चैप्टर अगर पढ़ते हैं एनकेएससी के पर्सपेक्टिव से तो वो हम समझ में आ जाएगा। सिर्फ इंडिया ही नहीं, उस समय पर बहुत सारे कंट्रीज थे वो उस कॉलोनियल जो रूल था उससे छुटकारा पाना चाहते थे, जैसे कि वियतनाम हो गया, वो भी इस कॉलोनियल रूल से छुटकारा पाना चाहता था। तो सब इस तरह के छोटे मोटे कंट्रीज है, वो अलग अलग कॉलोनीज थी, इन्होंने बना रखी थी, चाहे वो फ्रेंच कॉलोनीज हो या फिर वो ब्रिटिश कॉलोनीज हो या फिर आपकी वो डच कॉलोनीज हो, डेनिश कॉलोनीज हो, पोर्टुगीज कॉलोनीज हो। तो सारी जितने भी ये बेसिक यूरोपियन कंट्रीज थे, इन लोगों ने जा करके अफ्रीका और एशिया में बहुत सारे कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बना ली थी। तो एक समय आ गया था कि जब ये ऑब्वियसली आप एक कंट्री के ऊपर आप एक तो यार तो आप उसको कैप्चर करके बैठे हुए हो, प्लस वहां के लोगों को परेशान कर रहे हो, वहां के लोगों को मार रहे हो, उनके रिलीजन के ऊपर अटैक कर रहे हो, उनके जो उनके बीच में पीस एंड हार्मनी है उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंटली वहां की इकोनॉमी को आप पूरी तरह से खा गए हो। तो कहीं ना कहीं एक आपके खिलाफ पब्लिक में गुस्सा आ जाता है, वही गुस्सा बाद में फ्रीडम स्ट्रगल में बदल गया और भारत ही नहीं और बहुत सारे कंट्रीज में इस तरह की चीजें हुई और आखिरकार उन कंट्रीज से उन कॉलोनीज को बाहर जाना पड़ा, उन कॉलोनीज के जो रूलर थे उन लोग को बाहर जाना पड़ा। ठीक है, यस सर। अच्छा ये स्टोरी जो है हमने शुरू करी है वो वहां पे 1920 से शुरू करी है, यानी 1910 के बाद वाला जो समय है वहां से, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है सर मतलब ये उसके दो महात्मा मेजर गांधी पार्ट है। जब से आए थे एक तरीके से 1950 में। एक तरीके से तो महात्मा गांधी इंडिया आए हैं तब से, हालांकि इसमें चंपारण और अहमदाबाद पेपर मिल और इस तरह के जो जो भी तो शुरू के वो थे वो उसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ नॉन कोऑपरेशन से लेकर के जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ है वहां से लेकर के और फिर उसके बाद खिलाफत जो आंदोलन था वो, और उसके बाद ये पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारा कुछ इसमें दिया गया। ठीक है, इसको स्क्रॉल कर दो बेटा। बस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन पढ़ना चाहेगा? जिसने रिसेंट क्लास में नहीं पढ़ा हो। मानस, मानस ने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था बेटा? नो सर, नहीं पढ़ा था। चल तो पढ़ दे, ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह से पहले तक का पढ़ कर। Okay, sir. The First World War, Khilafat and Non-Cooperation. Effect of the First World War on the Indian struggle.
The First World War created a new economic and political situation. Defense expenditure increased, which was financed by war loans. To repay these loans, the British increased taxes, custom duties, and introduced income tax. Prices increased. The prices were doubled between 1913 to 1918, which made it difficult for the common people to survive. Forced recruitment. The colonial state forced the people to join the army. Several soldiers were recruited from rural areas. This caused widespread anger. Acute shortage of food. There was an acute shortage of food in several parts of India due to failure of crops. Spread of influenza epidemic. About 12 to 13 million people perished in the epidemics and famines according to 1921 census. The people had hoped that their hardships would end after the First World War was over, but the British took no steps to improve the conditions of the people. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. सर आप म्यूटेड हो। ओके ओके, देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट इंडिया पर आया, उसके जो बेसिक लोग जहां पर रहते थे इंडिया में, उन लोगों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आया। अच्छा, ये तो हम जानते हैं ना कि इंडिया ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं किया था वर्ल्ड वॉर में, ना फर्स्ट में ना सेकंड में। यस सर। यस तो सर। हम जानते हैं ना। यस सर। फिर भी इंडिया की जो गवर्नेंस थी, जो इंडिया का जो रूल हो रहा था इंडिया पर, और जो इंडिया के लोग थे, इन दोनों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। क्या इफेक्ट आया वो हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी थी उसने। डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज, यानी कि जो बाहर का युद्ध थे, बाहर के देश थे, उनसे युद्ध में जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर होता है, यानी डिफेंस की रक्षा का जो खर्चा होता है, बजट जो होता है, उसको इंक्रीज किया गया। और विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स। टू रिपे दीज लोन ब्रिटिशर्स इंक्रीज टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटीज एंड इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक्सपेंडिचर तो बढ़ा दिया, लेकिन वो एक्सपेंडिचर कहीं अपने पापा के यहाँ से थोड़ी दे रहे थे, वो तो हम लोगों से वसूल रहे थे, राइट। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने टैक्सेस को बढ़ा दिया, कस्टम्स को बढ़ा दिया, ड्यूटीज को बढ़ा दिया, और एक नया टैक्स ले आए जिसका नाम था इनकम टैक्स। यानी आपके पैसा कमाओगे उस पर भी आपका टैक्स लगेगा। प्राइसेस इंक्रीज, ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज का बजट बढ़ाओगे तो उसके लिए प्राइसेस तो बढ़ाने पड़ेंगे। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, आज भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स या फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको वैक्सीनेशन हो चुका होगा कोरोना के। यस सर। कोई ऐसा है जिसको सर नहीं दोनों कराया है? को हो गया। सर पूरी फैमिली हो गया। सर हो मतलब मेजोरिटी में सबके यहाँ एक आध व्यक्ति का तो हो ही गया होगा, बाकी ज्यादातर लोग बेचारे हम लोग क्या में सबका। यस और प्लीज जिनका नहीं हुआ है सभी लोग करवा लो, एक्चुअल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो क्या आप में से किसी से पैसे चार्ज किए गए अगेंस्ट दिस वैक्सीनेशन? आप नो सर। एक्चुअल में ये कॉस्ट है सर डायरेक्टली तो क्या इसको बनने में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ होगा? सर सर हुआ बनने था। में तो हुआ है सर। क्या रिसर्च में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ होगा? सर हुआ होगा। सर हुआ है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ सर होगा? हुआ होगा। हुआ था सर। क्या इम्प्लीमेंटेशन में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ होगा? सर हुआ है। हुआ था सर। क्या हेल्थ वर्कर्स जो इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं उसको उनको पैसा नहीं देना पड़ रहा होगा? हुआ था सर। हुआ है। यानी स्टोरेज में पैसा खर्च हुआ है, प्रोडक्शन में पैसा खर्च हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन में, यानी पैसा तो खर्च हो रहा है। यस सर। और एक आदमी को कितनी वैक्सीन लगनी है, एक या दो? दो सर। तो यानी हमारे अगर हिंदुस्तान का टोटल पॉपुलेशन 120-130 करोड़ है तो लगभग 200 करोड़ के आसपास तो हमको वैक्सीनेशन चाहिए। यस सर। यस सर। और अगर एक वैक्सीनेशन को बनने में 100 रुपए लगते हैं तो जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, वरना तो थोड़े ज्यादा लगते हैं, पर मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो 100 यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 200 करोड़ कितना हो गया? लगभग 20,000 करोड़, 20 से 30,000 करोड़ हो गया, राइट। यस सर। उतना पैसा आप खर्च कर रहे हो
वैक्सीनेशन पे, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो पैसा वसूलेगी। सर टैक्सेस यस सर, टैक्स। उसके लिए क्या करेगी? मान लीजिए जैसे कि अब देखो, आप देख रहे हो कि पेट्रोल जो है वो बढ़ गया है, 100 रुपए से ऊपर हो रहा है हर जगह, तो वो वहां से ला रही है। और उसके अलावा बहुत सारे सेल्स टैक्स के वो बढ़ा दिए गए हैं, वहां से ला रही है। ड्यूटीज बढ़ाई जाएंगी, वहां से ला रही है। टोल्स, इस तरह की चीजें जो होंगी वो बढ़ाई जाएंगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना गवर्नमेंट के पास कोई पेड़ तो है नहीं कि हिलाया और निकल आया। ये सभी गवर्नमेंट्स के लिए है। यस जब सर। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बढ़ाया होगा तो उनका भी रीजन यही होगा कि वो कोई चीज इंप्लीमेंट अच्छी करना चाहते होंगे भारत में। ऐसा नहीं है कि कोई भी आंख बंद करके ऐसे कर देता है, क्योंकि भारत को जरूरत है। भारत ही नहीं, सभी कंट्रीज में ऐसा है, तो जरूरत है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो अपना, प्लस एक चीज और है, इमरजेंसी फंड अपना बना के रखना होता है। मान लीजिए कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है, तो आपके पास रिजर्व होना चाहिए उसको आपको निकालने के लिए। जैसा आप अक्सर सुनते होंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर युद्ध होता है, तो पाकिस्तान के पास 2 दिन का भी रिजर्व नहीं है, तीसरे दिन खाली हो जाएगा। राइट? यस सर। यस सर। सेम चीज इंडिया में हम सुनते हैं कि इंडिया का जो रिजर्व है वो बढ़ करके शायद 23 डेज के आसपास हो गया है। राइट? तो इतना ये हो गया, आपकी कहिए, वॉइस ब्रेक हो गई थी। सर सही है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो कि इंडिया का रिजर्व कितना हो। क्या चीज? सर इंडिया का रिजर्व आपने बताया ना, तो सर तब आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी मेरी साइड पे, तो सर एक बार फिर से बता दो। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि देखो, रिसेंटली मैंने पढ़ा नहीं है, पर कुछ समय पहले जब मैंने देखा था, शायद जो इंडिया का था वो 22 या 23 डेज का रिजर्व हो गया था। ठीक है, यानी अगर हम 20-22 दिन किसी के साथ युद्ध में जाते रहे और हमारी इकोनॉमी एकदम जीरो रहे, हम पे कोई भी भारत सरकार के पास किसी भी तरह कोई पैसा नहीं आए, फिर भी 20-22 दिन तक वो मैनेज कर लेंगे, यानी इतना पैसा आ गया है रिजर्व में। तो कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भैया वो जो पैसा आर्म्स में लगाना था, एम्यूनिशंस में लगाना था, मिलिट्री में लगाना था, डिफेंस में लगाना था, वो कहां से ला रहे थे? टैक्सेस को बढ़ा के ला रहे थे। ठीक है, प्राइस भी बढ़ रहे थे, वो डबल हो गए थे लगभग 1913 से 1918 के बीच में, जिसने कि आम आदमी को सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। मान लीजिए आप अगर कोई चीज आज तक 10 रुपए की ले रहे हो और कल वो बढ़ करके 20 की हो जाए, तो दिक्कत होगी नहीं होगी? यस सर, होगी। तो वही चीज भी यहाँ हो रही थी। एग्जैक्टली। और 10 और 20 तो मैं आपको जस्ट छोटी चीज बता रहा हूँ, अगर 1000 से 2000 हो जाए तब सर जितना बढ़ेगा उतनी दिक्कत होगी। एग्जैक्टली। चलिए, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज थी, जिसके अगेंस्ट लोग बहुत ज्यादा हुए कि चलो खा पी तो लेंगे, इंसान भूखे पेट सो जाएगा, लेकिन तुम जबरदस्ती हमारे घर के बच्चों को ले जाके ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कर रहे हो, और उनको ले जाके कहां खड़ा कर रहे हो? मरने के लिए जंग में। यस सर। राइट? तो ये जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट था ना, इसको उन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब लोगों के मन में गुस्सा पैदा कर दिया। लेकिन सर एक चीज पूछनी थी ये फोर्स रिक्रूटमेंट में, कि सर अगर हाँ। किसी को वॉर नहीं करना, मतलब इंडियंस तो ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, तो अगर उन्हें वॉर नहीं करना तो वो वापस भी तो आ सकते हैं, मतलब उनके पास गन्स हैं और ब्रिटिश वैसे भी कम है। बेटा अच्छा एक बात बताओ, आपको कहा जाए कि आप किसी को मर्डर कर दो, तो क्या आप करोगे डायरेक्टली? नहीं नहीं। सर। आपसे मेरा मतलब कोई भी, नॉट यू पर्टिकुलरली, एनीबॉडी, ठीक है, वो नहीं करेगा। क्यों करना चाहेगा कोई भी व्यक्ति किसी का मर्डर? लेकिन अगर गन पॉइंट में करवाया जाए तब, और वो अगर गन पॉइंट उनके ऊपर ना होकर के उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर हो, तब सर सिचुएशन पे डिफर कर जाती है कि क्या बिल्कुल आउटपुट। बिल्कुल। उनको पता था या तो यहाँ पे इनके हाथों मरेंगे या लड़के मरेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये चीज थी, लड़े तो शायद बच जाए जिंदा, नहीं लड़ेंगे तो कि तो मार ही देंगे गोली। ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब ये बहुत खतरनाक चीज थी, क्योंकि भाई देखो, ज्यादातर लोगों को ले जाते थे ये लोग युद्ध लड़ाने, ठीक है, और बहुत ज्यादा जब एग्रीकल्चर नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा? उससे शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर, जो एग्रीकल्चरल के लिए जो लेबर था सर, वो तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जिस आंदोलन से सबसे ज्यादा डरती है वो है एग्रीकल्चरल मूवमेंट।
किसान आंदोलन, अगर किसान सच में जमीन पर आकर के बैठ जाए ना, तो जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 20-22 दिन का रिजर्व है इंडिया के पास, तो 25वें दिन हालत खराब हो जाएगी इन लोग की। गेटिंग माय पॉइंट? अगर किसान ये कह दे कि ठीक है भाई, हमारे हम तो नहीं कर रहे खेतों में काम, ना हम अपना अनाज बेच रहे, ना हमसे तुम्हारा मतलब, तुम जाओ दफा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा अनाज खेतों में खड़ा सड़ जाएगा, हम तुम्हें नहीं बेचेंगे, क्या होगा? अगर सड़कों पर किसान सच में उतर आए ना, तो लोगों को, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो घुटनों पे आ जाएंगी, घुटनों पे इन लोग के। ठीक है? किसान यस सर। एक्चुअल में उसके पास बहुत पावर है किसान। चलिए, स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ये एपिडेमिक जो हुआ, इन्फ्लुएंजा बुखार जो हुआ, उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा हुआ। लगभग 12 से 13 मिलियन जो थे वो इससे पेरिश हो गए, खत्म हो गए एपिडेमिक्स में, फेमाइन्स में। 1921 के अगर हम देखें जनगणना या सेंसस, तो हमें पता चलता है कि 12 से 13 मिलियन यानी 1.25 करोड़ के आसपास आदमी खत्म हो गया इस एपिडेमिक में। द पीपल हैड hoped that their hardship would end after the First World War was over, but the British took no steps to improve the conditions of the people. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. अब लोगों को ये उम्मीद थी कि यार हम इनकी तरफ से लड़े हैं, मिलकर के हमने टैक्स दिया है, सब कुछ अच्छा किया है, तो शायद अब ये हमारे को थोड़ा सा हेल्प करेंगे चीजों को सॉल्व करने में और अच्छे से हमको जीने का मौका मिलेगा। लेकिन ये लोग ने बिल्कुल भी कोई भी स्टेप नहीं लिया बेटरमेंट के लिए और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और ऐसे में एक लीडर निकल के आया जिसने एक नया ही तरीका सुझाया लोगों को इंडिपेंडेंस पाने का। ठीक है? यस सर। यस सर। सॉल्व कर दो बेटा। बस, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह। ठीक है? सत्य माने ट्रूथ, आग्रह माने एक आप किसी से निवेदन कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो, यू आर रिक्वेस्टिंग ट्रूथ। ठीक है? कौन पढ़ना चाहेगा जिसने लास्ट नहीं पढ़ा था? सत्यम, तुमने पढ़ा है लास्ट क्लास में? नहीं सर। तो पढ़ दो, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो? सर ये रॉलेट एक्ट ना? नहीं, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। यस सर। सर और तुम्हारे बाद पढ़ेगा दीपांशु। सर पढ़ूं? हाँ सत्यम, फिर उसके बाद दीपांशु तो बोल ही रहा है। मानवी, मानवी तुमने पढ़ा था ना कल? नहीं? नहीं सर, नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो पहले सत्यम पढ़ेगा फिर मानवी पढ़ेगी। ठीक है, बाकी का फिर देखते हैं। ओके सर। ठीक है सर, शुरू करता हूँ। आइडिया आइडिया ऑफ ऑफ सत्याग्रह पढ़ो। सत्याग्रह। सत्याग्रह, द मेथड ऑफ मास एजिटेशन, मीन्स अपील फॉर ट्रुथ. Mahatma Gandhi arrived in India on 9 January 1915 from South Africa. Mahatma Gandhi believed that this idea of non-violence can unite all Indians. He organized 3 satyagraha in India. First, Gandhian mass movement in India. 1917 Champaran against oppressive plantation system. 1918 Kheda due to crop failure and epidemic revenue. 1918 Ahmedabad cotton mill workers demanded increase in wages and bonus. The Rowlatt Act. Rowlatt Act 1919 was an act passed by the Imperial Legislative Council which gave the government enormous powers to repress political activities. According to it, a political prisoner could be detained without trial for 2 years. Gandhi decided to launch a nationwide satyagraha against the unjust law. He decided to start a non-violent movement on 6th April with a Hartal events. Rallies were organized in cities. बस बेटा, Strikes बस were बस 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 बस।
नाउ आइडिया ऑफ सत्याग्रह. Satyagraha, the method of mass agitation means appeal for truth. Like you are appealing for truth, you are appealing for justice. कि भैया ऐसा है, तुम बहुत ज्यादा जो कर रहे हो ये इनजस्टिस है, अन्याय है, ये सही नहीं है आपका तरीका, तो आपको तत् का साथ देना चाहिए, ये सब हरकतें नहीं करनी. महात्मा गांधी इंडिया आए 9 जून 1915 को साउथ अफ्रीका से. महात्मा गांधी का विश्वास था कि वो देखो, अगर हम अहिंसा की बात करते हैं, अगर हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, तो सारा देश जो है यस वो सर। एक चीज में आ सकता है, एक सत्य में जा सकता है. और उन्होंने 3 मेजर सत्याग्रह इंडिया में किए. पहला नॉन कोऑपरेशन, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस, और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट. लेकिन यहाँ पर जो हम 3 की बात कर रहे हैं, ये पहले 3. पहला था चंपारण बिहार में, यहाँ पर उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के उसने किया. सेकंड था खेड़ा, यहाँ पर क्रॉप फेलियर और पैडेमिक था, उसका रेवेन्यू था, उसको वसूलने के लिए. और तीसरा था अहमदाबाद मिल वर्कर्स, जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, उनकी जो वेजेस थे, उनकी जो बोनस थी, उनकी जो सैलरी थी, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक सत्याग्रह हुआ. तो ये 3 जो पहले सत्याग्रह थे, इन्होंने महात्मा गांधी की पहचान को थोड़ा बढ़ाया लोगों में. ठीक है. और उसके बाद उन्होंने 3 मेजर सत्याग्रह जो मैंने बताए वो किए. पहला था नॉन कोऑपरेशन, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस, और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है. नाउ रॉलेट एक्ट. अब रॉलेट एक्ट बेसिकली था क्या? जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसने 1990 में एक एक्ट किया पास, उसका नाम था रॉलेट एक्ट. अब इस एक्ट में क्या था कि जो कोई पॉलिटिकल बिजनेस है, उसको आप 2 साल तक के लिए बिना ट्रायल के लिए आप जेल में डाल के रख सकते हैं. मतलब आपके खिलाफ, आपकी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, तो वो हो गया पॉलिटिकल प्रिजनर, और उसको आप 2 साल तक बिना किसी चर्चा के, कोर्ट जाए हुए, बिना कोई अपील, आप जेल में रख सकते हैं. ठीक है. तो ये काफी खतरनाक चीज थी, क्योंकि आज आपने एक चीज के लिए आपने उसको पॉलिटिकल किया है, कल आप दूसरी चीज के लिए उसको पॉलिटिकली प्रिजनर बोल सकते हैं और उसको फिर डिटेन कर सकते हैं 2 साल के लिए. तो ये बहुत खतरनाक चीज थी, और इसके लिए महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई ये तरीका सही नहीं है, और उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह शुरू करने की बात सोची. और उन्होंने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट जो था वो 6 अप्रैल को एक हड़ताल के रूप में शुरू किया. इवेंट्स कहते हैं. नेक्स्ट कौन पढ़ने के लिए बोला था? मानवी. यस सर। सर इवेंट्स ही पढ़ने हैं ना बस? बेटा एक बार स्क्रॉल कर दे इसकी उसमें. इवेंट्स भी पढ़ दे, और ये वाला पहले इवेंट्स पढ़ दे, इसको समझाएंगे, फिर इसको दोबारा आगे नीचे वाले पढ़ दी. ठीक है. Okay, sir. Events daily were organized in the city. Second, strikes were organized in the railway workshop. Third, shops were closed down in the cities. देखो ये पता चलता है हमें कि जो पूरा शहर थे, सब में रैलीज ऑर्गेनाइज की जा रही थी. जो रेलवे वर्कशॉप्स थे, वहां पर काम बंद कर दिया गया था, हड़ताल शुरू हो गई थी. और दुकानें जो थी सिटीज में, वो भी सब बंद कर दी गई. नाउ इस सब पे ब्रिटिश रिएक्शन. देखो सिंपल सी बात है, नॉन कोऑपरेशन यानी कोऑपरेट नहीं करना. अब कोऑपरेट किस चीज में नहीं करना? किसी भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या फिर सोशल कोई भी अगर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कोई भी नियम आ रहे हैं नए, या कोई भी बात आ रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अगर कोई चीज रख रही है आपके सामने कि भाई आप स्कूल जा सकते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, वो काम, कोई भी अगर वो काम चाहते थे अपने हिसाब से, तो गवर्नमेंट ऑफ जो जो पीपल ऑफ इंडिया है, उन लोगों ने मना कर दिया कि भाई हमसे सहमत नहीं है, और आप यहाँ से जाइए, हम तभी आपकी बात समझेंगे, तो आप यहाँ से जाएंगे, बाकी हमारे से कोई मतलब. ठीक है. तो ब्रिटिश रिएक्शन क्या था इस पे, हम ये थोड़ा सा देखते हैं. इसको बेटा थोड़ा और स्क्रॉल कर दियो. ठीक है बेटा, ये ब्रिटिश रिएक्शन पढ़ो.
Okay, so British reaction. British were afraid that the communication lines like a railway and telegraph may be disrupted. Therefore, first, local leaders were arrested. Second, Gandhiji was not allowed to enter Delhi. Third, in Amritsar, the police fired upon peaceful protests on April 10th. This angered the mob and they attacked bank, post office, and railway stations. Fourth, martial law was imposed and the General Dyer took charge on 13th April. Jallianwala Bagh massacre took place when General Dyer ordered for open fire and crowd killing hundreds of people. The British wanted to create a terror in the minds of a satyagrahis. The fifth, the people took to streets in angry reaction to the Jallianwala Bagh tragedy. There were clashes with the police and the people were humiliated on the street and flooded villages were bombed. When Gandhiji saw the spread of violence, he called off the movement and decided that there was a need for more broad-based movement. देखो, ब्रिटिश रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने इसको काफी खतरनाक तरीके से लिया और उन्होंने सोचा कि जो रेलवेज हैं, जो टेलीग्राफ हैं, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं उनको। तो उन्होंने क्या किया, लोकल लीडर्स को एक तो अरेस्ट कर दिया, गांधी जी को बोल दिया भाई अब ऐसा है, अब यहाँ से निकलो, दिल्ली नहीं आओगे आप, ठीक है। अमृतसर पुलिस जो थी उन लोगों ने एक बहुत खतरनाक काम किया, उन्होंने 10 अप्रैल को जो पीसफुल प्रोसेशन हो रहे थे उनके खिलाफ, उस पर उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया, मतलब उस एरिया में पूरे मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल डायर को वहां पर इंचार्ज बना दिया गया। अब ये जो जनरल डायर था, इसने एक बहुत ही क्रूर काम किया, बहुत ही निर्मम काम किया, बहुत बर्बरीक काम किया। उसने क्या किया कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में, जानते हैं सब लोग कि उस दिन बैसाखी का दिन था, उस दिन उसने वो गया और वहां पर उसने हजारों जो इनोसेंट लोग थे उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। एक्चुअल में वो चाहते थे कि जो सत्याग्रही है, जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोगों के मन में ये डर आ जाए कि अगर हम इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसकी बात अगर नहीं मानेंगे तो हमको मार दिया जाएगा, जैसे इनको मारा गया ऐसे हमको मार दिया जाएगा। वही टेरर वाली बात थी, ठीक है। तो ये उन्होंने सोचा। द पीपल टुक टू स्ट्रीट्स एज एन एंग्री रिएक्शन टू द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। There were clashes with the police and people were humiliated on the streets and floors and villages were bombed. मतलब शहर के लोग थे वहां पर, उनको अरेस्ट कर दिया था प्रोटेस्ट करने जाते थे, और जो गांव वाले थे उनके ऊपर बम्बार्टमेंट किए गए, ठीक है। When Gandhiji saw the spread of violence, he called off the movement and decided that there was a need for more broad-based movement. अब ये थोड़ा सा सोचना होगा। असल में आपने जो मूवमेंट शुरू किया है वो जलियांवाला बाग जो था, वहां पर जो मैसेकर हुआ था, जनरल डायर ने जो इनोसेंट लोगों को मार दिया था, ठीक है। देखो, सरकारी आंकड़ा तो ये कहता है कि शायद 739 लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन जो रियल फिगर्स है असल में वो 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, बच्चियां, किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया गया। और बहुत सारे लोगों ने तो वहां पे कुआं था, उस कुएं में भी कूद के अपनी जान दी। अब उसके अगेंस्ट लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया, लोग सड़कों पर आ गए, अपने जॉब्स करना छोड़ दिया। महात्मा गांधी के इनविटेशन पे उन्होंने उन्होंने अपने जो भी सर्विसेज कर रहे थे वो छोड़ दिए, एजुकेशन जा रहे थे वो बंद कर दिया, उनके घर में कोई एजुकेशन कर रहा था तो उसको बना कर दिया, सारी चीजें उन्होंने करी। और ये सत्याग्रह काफी अच्छा हो रहा था, लेकिन अचानक से थोड़ा सा वो हिंसा भड़क गई और उसकी वजह से इन्होंने इसको कॉल ऑफ कर दिया। सर एजुकेशन वाला पॉइंट समझ नहीं आया, बस फिर से बता दीजिए। एजुकेशन, सर आप एजुकेशन बंद कर दी, वो उस समय कट गया था थोड़ा सा।
मैंने बोला एजुकेशन बंद कर दी? नहीं, एजिटेशन बेटा, एजिटेशन माने आंदोलन करना। सर अहिंसा अच्छा आंदोलन था और एजुकेशन। हिंसा हो रही थी इसलिए बंद कर दिया। मैंने एजुकेशन नहीं बोला अच्छा बेटा, ओके। एजिटेशन बोला, एजिटेशन। ये सर अच्छा एजुटेशन ही मुझे था एजुकेशन बंद कर दिया। ओके सर। सर, इसलिए हाँ बंद कर दिया ना, अहिंसा आंदोलन था, हिंसा हो रही थी। हाँ। अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाया क्यों गया? स्क्रॉल करो बेटा। चलो कौन पढ़ेगा? अर्नव तूने पढ़ा है अभी? ज्यादा भी पढ़वाऊंगा तेरे से। अर्नव, अच्छा ऋषभ तुमने पढ़ा था? यस सर। संचित गोयल, सत्यम गोयल, ये लोग कहाँ हैं? युक्ति सर मैंने वार्ष्णेय। तो पढ़ लिया था सर, मैंने तो अभी पढ़ा है। अच्छा तूने, अच्छा हाँ तूने पढ़ लिया। संचित गोयल, युक्ति वार्ष्णेय, Yes, sir. तुमने पढ़ा है बेटा? No, sir. तो इसको पढ़ दो, एक काम करो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक बार इसको पूरा पढ़ के बताओ, पूरा पढ़ो। In Hindu Swaraj, 1909, the book by Gandhi ji. वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लो बेटा। In Hindu Swaraj, 1909, the book by Gandhi ji, he declared that British rule established in India is because of Indians' cooperation, and this has to be refused to gain Swaraj. Following are the reasons for non-cooperation to become a movement. Khilafat issue in World War I. British sought to overthrow Khalifa, which resented Muslims. Atrocities of Jallianwala Bagh massacre. Gandhiji wanted to launch a broad-based movement encompassing entire nation. Stages of non-cooperation movement. Surrender of government titles. Boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. If government used repression, then civil disobedience campaign would be launched. But many people in Congress were reluctant to boycott because they desired to change the system by being in power. Finally, in December 1920, in Nagpur session, non-cooperation movement was adopted by Congress. ओके, वेरी गुड। देखो 1909 में हिंद स्वराज नाम की एक किताब आई जो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर जो राज कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें अपने ऊपर राज करने दे रहे हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि ठीक है आप जो कह रहे हो कि हम वो कर रहे हैं, और इस तरह से वो हमारे ऊपर अपना राज चला पा रहे हैं। तो अगर हम अपना राज जो है वो चलाना उनको बंद करवाना चाहते हैं तो हमें कहना पड़ेगा ठीक है भाई अब बस, एनफ इज एनफ, अब हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। और इसीलिए इसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हिंदी में कहते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है? यस सर। यस सर। यस ओके। सर। अच्छा, कुछ और भी रीजंस थे, वो क्या थे वो भी हम देखेंगे जो हमने पहले ही पढ़े हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक कंट्री है टर्की, ऑटोमन टर्की जो एम्पायर था, सुना आपने? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। तो आज हम तुर्की भी बोलते हैं बहुत जगह। तो वहां पे इस्लाम जो है, वहां उनका एक सुप्रीम जो व्यक्ति था उस समय पर, खलीफा, वो उसका रूल चलता था। और पूरे दुनिया के जो जितने भी इस्लामिस्ट हैं, जितने मुस्लिम हैं, वो सब उसको रेस्पेक्ट करते हैं और उन्हीं के आदेश के अनुसार अपने जो भी प्रैक्टिस है इस्लाम की उसको फॉलो करते हैं। पर हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उसको अपनी गद्दी जो थी, उनका जो थ्रोन था, वहां से उसको हटा दिया। और उससे क्या हुआ, जब आप किसी को राजा मानते हैं, आप अपना राजा मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल को, तो
तो अगर केजरीवाल को हटा दिया जाएगा तो आपको गुस्सा तो आएगा ना। हालांकि तो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में तो भाई कोई भी गद्दी से हट सकता है, चुनाव होंगे, अगर आपकी वोट नहीं आई तो आप हट सकते हो, लेकिन अगर आपको जबरदस्ती हटाया जाए तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा। और वही चीज हुई वहां पर, क्योंकि वो एक रिलीजन भी लीडर था, रिलीजियस लीडर भी था और पॉलिटिकल लीडर भी था। तो अगर उसको गद्दी से जबरदस्ती गुस्से या पावर के साथ उसको हटा दिया गया तो लोगों के अंदर गुस्सा आ गया और वहीं से जन्म हुआ खिलाफत आंदोलन का। असल में बच्चों ये खिलाफत आंदोलन गलत नाम है, असल में यह है खलीफत आंदोलन, क्योंकि खलीफा की जितने भी जो उम्मत है उनकी, यानी जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको हम उनकी खलीफाई या खलीफत कह सकते हैं। तो खलीफत आंदोलन है क्योंकि खलीफा पे लिए किया जा रहा था। और पूरे दुनिया में जितने भी क्या चाहिए इस्लामिस्ट है, जितने भी मुस्लिम है, वो सब उनको रेस्पेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा मानते थे। और इसी वजह से वो सब, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, चूंकि वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उनके अगेंस्ट थी, तो उन्होंने ब्रिटिश जो जो उनके जैसे भी कॉलोनीज थी उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और इंडिया में हो गया वो खलीफत आंदोलन का खिलाफत आंदोलन। और गांधी जी के, मेरा मानना यह है कि शुरुआती कुछ एक ऐसे मिस्टेक्स जिसकी प्रॉब्लम आज भी हिंदुस्तान झेल रहा है, या फिर आज का जो दिन है ये कहीं ना कहीं एक उस दिन के कारण हुआ है। ये महात्मा गांधी की जो दूरदर्शिता है, जिसको हम फॉरसाइट कहते हैं, उसकी कमी की वजह से हुआ। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खिलाफत आंदोलन जो कि मुस्लिम्स कर रहे थे और नॉन कॉन्फेशनल मूवमेंट जो कि मेजरली हिंदू कर रहे थे, उन दोनों को एक कर दिया। अच्छा, उन्होंने करा तो सही के लिए था, उन्हें लगा कि भाई दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, और जो हिंदू लोग हैं वो कहीं ना कहीं नॉन कॉन्फेशनल मूवमेंट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान है, उसको भगाना चाहते हैं। और जो मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं खिलाफत जो है, उनके जो खलीफा है उसको हटा देने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। तो उन्होंने सोचा कि इन दोनों को अगर मिला करके लड़ाया जाए तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स है उसको भगाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। हालांकि ये स्ट्रेटेजी सुनने में अच्छी रहती है, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो एक बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनी, और उसकी वजह से आज जो विभाजन जो हमको देखना पड़ रहा है वो शायद उस एक नीति का परिणाम था। अगर वो ये ना कहते कि हिंदूज इसलिए आ जाए और मुस्लिम्स इसलिए आ जाए क्योंकि उनके खलीफा को हटा दिया गया है, तो शायद जो भारत के, जो उस समय के तत्कालीन मुस्लिम्स थे, जो भारत को अपनी मट्टी मानते, अपना देश मानते, वो कहते कि भाई देखो खलीफा क्या क्या हो रहा है उससे हमारा मतलब नहीं है, हम तो हमारे देश के खिलाफ जो खड़ा हुआ है उसको भगाएंगे। और अगर महात्मा गांधी ऐसा स्टेटमेंट देते कि भाई ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हुई है आपके लेवल पर वो अलग है, वो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे देश में जो शासन है वो उन लोगों का है जो कि आपके देश के लिए बहुत बुरे हैं, चाहे इकोनॉमिक लेवल देख लो, चाहे फिजिकल लेवल देख लो, चाहे सोशल लेवल देख लो, सिक्योरिटी के बेसिस पे देख लो, फ्रीडम के बेसिस पे देख लो, सब तरह से कहीं ना कहीं वो अंग्रेज जो हैं वो बहुत बुरे हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि इनको यहाँ से भगाया जाए। और महात्मा गांधी को ये सब बातें कर करके हिंदूज और मुस्लिम को एक साथ लाना चाहिए था, ना कि धर्म की बात शुरू करके। और जैसे एक बार वो रिलीजन फैक्टर सामने आया तो आज वो स्थिति है जो आपको हमें देखनी पड़ रही है कि भारत जो है वो 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह के बीच में जो कहते हैं कि हमने आजाद कर दिया, वो असल में बंटवारा किया था 2 हिस्सों का हमारे भारत से, टोटल 3 हिस्सों में भारत को, और ये बहुत दुखद क्षण था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। हाँ बेटा। सर ये खिलाफत भी तो हो सकता है ना, मतलब खिलाफ हैं ये उनके? यस सर, नहीं, ये एक्चुअल में खलीफती आंदोलन था, वो उसको जानबूझ के गलत कहना चाहिए इंटरप्रेट किया गया है। असल में ये खलीफत ही आंदोलन है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ था, बहुत सारे कंट्रीज में हुआ था। सर जो इस्लामिक एम्पायर्स हैं सर, उनमें भी ये मतलब खलीफत मूवमेंट आया था? हाँ, जो खलीफा होता है ना बेटा, खलीफा मतलब सुप्रीम पर्सन ऑफ इस्लाम, उनको खलीफा बोलते हैं। और उनके खिलाफ जो भी लोग, सॉरी उनके जो सपोर्ट में जो भी लोग थे,
और जो उनकी बातों को मान करके इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनकी खलीफत हो गई, वो उनकी खलीफाई हो गई, वो उनकी उम्मत हो गई, वो उनके लोग हो गए। यानी इस्लाम के पूरे जितने भी लोग हैं उनमें सुप्रीम कौन हो गए? खलीफा। और खलीफा को हटाने के लिए, खलीफा की खिलाफत को हटाने के लिए उन्होंने वो खलीफत जो मूवमेंट है वो किया था, और बाद में ये एक अलग मिस कोट किया गया अलग अलग तरह से। तो मेरा मानना है जो मैंने बताया, वो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है कि खलीफत आंदोलन जो था और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन आंदोलन था, इन दोनों को मोड़ एक करके और आगे महात्मा गांधी ने चलाया। और अगर बार चलाया था तो उसको पूरा कर देना चाहिए था। एक और बड़ी गलती उनकी ये किया, तो इसको चलाने नहीं चाहिए था इस तरह से। ये भाई आप भारत के बेटे हो, आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और रिलीजन प्रैक्टिस करते हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस करते हो, ईरानी, पारसी, यहूदी, आपका सुप्रीम जो अथॉरिटी है वो भारत है। आप जैसे आपकी मिट्टी आपका देश है, राइट? और जो आपकी मिट्टी का, आपके देश का, आपके भारत माता का दुश्मन है, उस वो आपका दुश्मन है। सिंपल सी बात है। यही भारत के लिए उनको कहना चाहिए था, महात्मा गांधी को। और उन्होंने जो रिलीजन जबरदस्ती बीच में घुसेड़ दिया, उसकी वजह से आज भी हम लोग रिलीजन के बेसिस पर लड़ते दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी बेटा इसको तो पूरा समझ लेने थे, तू इतने जल्दी तूने स्क्रॉल कर दिया। हाँ, रीजंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन। पहला तो खलीफत इश्यूज मैंने आपको जो बता दिया था। दूसरा, गांधी जी वांटेड टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट एम्पावरिंग एंटायर नेशन। वो पूरे देश में एक ऐसा मूवमेंट लाना चाहते थे। तीसरा, गवर्नमेंट के जो टाइटल्स थे वो सरेंडर कर दिए गए। और जो जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुई थी, उसकी एट्रोसिटीज के कारण भी ये हुआ ना। इसकी स्टेटस क्या, सॉरी, इसकी स्टेटस क्या थी उसमें आएगा। पहला, जो सिविल सर्विसेज थे, आर्मी, पुलिस थे, कोर्ट्स थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, स्कूल थे, फॉरेन कैंप्स थे, गुड्स थे, वो सब उनको बंद कर दिया गया, उनको बायकॉट किया गया। दूसरा, जो गवर्नमेंट के टाइटल्स थे, सर, राय बहादुर, इस तरह के जो टाइटल्स थे वो सब खत्म कर दिए गए। इफ गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन देन सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को वुड बी लॉन्च। और अगर गवर्नमेंट ने हमको दबाने की कोशिश की तो हम सिविल डिसोबीडियंस जो हमारा है उसको, कैंपेन को हम लॉन्च करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ वो समय था जब सर की उपाधि, ये सब उपाधियां वापस ली गई, टाइटल्स वापस किए गए। तो रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने एक दूसरे को टाइटल्स दिए। महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव का नाम दिया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। याद रहेगा बच्चों? यस सर। यस सर। अगर नहीं याद रहता है तो लिख भी सकते हैं आप। अच्छा, कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इसके खिलाफ थे, नहीं चाहते थे कि ऐसा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत लॉन्ग टाइम टेकिंग है और कहीं ना कहीं हमको पता नहीं कितने साल लग जाए फ्रीडम को पाते पाते। तो वो चाहते थे कि थोड़ा एग्रेसिव कोई मूवमेंट हो। लेकिन लास्ट में आते आते, चूंकि ये आंदोलन ही इतना बड़ा हो गया था, दिसंबर 1920 को नागपुर सेशन में जो कांग्रेस थी उसने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, यस स्क्रॉल कर दो बेटा। यस अब कौन पढ़ना चाहेगा? शिवांश तुमने पढ़ा नहीं था? कृष्णा तुमने पढ़ा नहीं था कल? सर पढ़ा था। सब पढ़ा था। फिर और लोगों के लिए पूछ रहा हूँ ना मैं, जिसने नहीं पढ़ा है। अनम, Yes, sir. पढ़ो बेटा। प्रॉब्लम से बाय कार्ड से पहले तक पढ़ दो।
अनम बेटा वॉइस आ रही है? हेलो सर आपकी वॉइस आ रही है। Yes, sir. अनम, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो फिर? अनम पढ़ क्यों नहीं रही है बेटा? सर सर ये ऊपर तो करवा दो। क्या ऊपर करवा दूं? यही तो पढ़ना है, मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अच्छा सर, ओके सर। Meaning of Sarwar for the different social group. First, the non-cooperation movement began in January 1921. The movement in the towns. First, the towns are cities. Middle class participated. Second, student student left government controlled school and colleges. Third, headmasters and teachers registered against हेडमास्टर headmaster and teachers against fourth lowest left legal party प्रैक्टिस। practice. Fifth, council elections were boycotted except in Madras. और भी तो है नीचे बेटा। Foreign goods and clothes were boycotted and burned in Beniford Bonfires. bonfires and picking and liquor shops. Production of Indian textiles and handloom went up as people started wearing India clothes, which was expensive. Poor can't afford it. ओके अनम बेटा, तू लगातार पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं कर रही है ना? 15-20 मिनट डेली का देना शुरू करो बेटा, इसको ऐसे काम नहीं चलेगा। नाउ यू आर इन 10th क्लास, यू आर अ बिग गर्ल। अगर अभी भी आप ऐसे छोटी छोटी चीजों को करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है? थोड़ा सा अपने डिक्टेशन पे ध्यान देना है अपने, और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा चाहे अपने फैमिली मेंबर्स में किसी से पूछो अगर आपको लगता है, या फिर हम लोगों में से किसी से पूछो, लेकिन थोड़ा सा टाइम बेटा अपने थोड़ा उसको पढ़ने में दे, डेली दे, ठीक है? 15 मिनट भी दे लेकिन दे डेली, ठीक है अनम? ओके, नाउ मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग लोगों के लिए स्वराज का अलग अलग मीनिंग था ऑब्वियसली, क्योंकि जिन लोगों की रोजी रोटी नहीं चल रही थी उनके लिए रोजी रोटी चाहिए थी उनको स्वराज में। जिन लोगों के लिए पॉलिटिकल कोई एम्बिशंस थे उनको पॉलिटिकल एम्बिशंस चाहिए थे। जिन लोगों को देश फ्री चाहिए था उनके लिए देश को फ्रीडम चाहिए थी। जिन लोगों की मिल्स बंद थी उनको मिल्स चलानी थी। जिन लोगों की इंडस्ट्रीज बंद थी उनको अपनी इंडस्ट्रीज चलानी थी। तो हर एक जिसकी जो राजा थे उनकी जायदाद चली गई थी, उनको अपनी जायदाद पानी थी वापस। तो हर एक व्यक्ति का एक अपना इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस था, उसके हिसाब से उसने अपना स्वराज सोच रखा था। वॉइस ब्रेक कर रही है मेरी? सर ब्रेक Yes, नहीं कर रही No, थी, sir. लेकिन एकदम से बहुत हाई आ रही है। पता नहीं ये ईयरफोन का इशू है मेरे में, क्या बोलूं? सर अभी सही आ रही है सर, बीच में एकदम से मतलब पिच बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जा रहा है। ओके ओके, अभी ठीक है, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। यस अभी सर। ओके। Yes, sir. Now in the movements, sorry, the non-cooperation movement began in January 21. In town and cities, middle class participated. शहरों और गांव में जो मिडिल क्लास थी ना, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया।
स्टूडेंट्स ने जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वो छोड़ दिए। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स जो थे, जितने भी स्कूल में पढ़ाने वाले प्रिंसिपल्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, सब ने वो स्कूल्स छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए। जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस बंद कर दी, वो प्रैक्टिस पे जाना बंद कर दिया उन्होंने। काउंसिल इलेक्शंस जो थे उनको बायकॉट किया गया। मद्रास में हालांकि इलेक्शन हुआ था, लेकिन बाकी जगह पर काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट किया गया। फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स वर बायकॉटेड एंड बर्न्ड इन बॉनफायर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, हालांकि इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। क्या हुआ कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और बहुत ज्यादा जैसे बॉनफायर होते हैं ना, वैसे जैसे हम लोग होली जलाते हैं, ऐसा करके इकट्ठे विदेशी सामान जो था विदेशों का आया हुआ और जो भी चीजें थी उन सबको जलाया गया। जैसे आज हम कहते हैं कि चीन का जो सामान है उसको बहिष्कार करना चाहिए, तो ऐसे ही वहां पर उस समय पर विदेशी जितने भी सामान थे, चाहे वो कहीं का भी हो, सबको ब्रिटिशर समझ के और सबको उसका छोड़ना पड़ता। उनको बोला गया इसकी सबकी होली जला दो। पिकेटिंग ऑफ लीकर शॉप्स। अब ये लीकर शॉप्स जो होती थी, जो दारू के ठेके वगैरह होते थे, उनको पिकेट किया गया, उनको बंद कराया गया, उनको तोड़ा गया, बंद कराया गया। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स वेंट अप एज पीपल स्टार्टेड वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स। अब जो भारत के जैसे कपड़े थे, जो हैंडलूम से यानी हाथों से करगे से काट के बनते थे, ठीक है, जो टेक्सटाइल जो कपड़ा जो भारत में हाथों से चरखा चला के बनाया जाता था, उसका जो कहना चाहिए यूजेस था, ठीक है, जो उसकी डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और एक्चुअल में क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्या थी कि उसके साथ कि भाई वो जो कपड़ा था जो हैंडलूम से बन के आ रहा था, जो टेक्सटाइल भारत से हाथों से लोग के बना रहे थे, वो बहुत ज्यादा महंगा था और आम आदमी उसे नहीं यूज कर सकता था क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो ये एक प्रॉब्लम थी उस जो पैसा था उसको मतलब बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर दे बेटा। ना प्रॉब्लम्स इन बायकॉट। बायकॉट में क्या प्रॉब्लम आई? There was no alternative. Indian Institute and coats and male clothes couldn't be produced so early. अब देखो इसके साथ प्रॉब्लम है क्या आई। पहला था कि कोई जो इंडियन इंस्टीट्यूट थे, जैसे कि कोई स्कूल्स हो या फिर कोई और भी किसी भी तरह के एजुकेशनल प्लेसेस हो या फिर कोई कोर्ट्स हो जहां पर इंडियन जो लॉयर्स है वो जाके प्रैक्टिस कर सके, तो ऐसा कोई व्यवस्था थी नहीं। तो प्रॉब्लम क्या आई लोगों के पास कि वो उनको खाने पीने की स्थिति खराब बहुत ज्यादा हो गई, बच्चों को पढ़ने जाने की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि भाई जब आप उनको बायकॉट कर दोगे तो उनको फीस नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो वो हट जाएंगे वहां से, फिर आप बैठे रहो, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरा, सो स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड मेजर लॉयर्स ज्वाइन बैक गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कोर्ट्स। इससे क्या हुआ कि भाई वहां पर जो लोग थे वो सोचने लगे यार कितने दिन बाहर से बैठेंगे, एक काम करो चलो वापस से अपने कोर्स में एडमिशन करते हैं बच्चों का या फिर खुद करवाते हैं उन बच्चों का एडमिशन। ये काफी एक इम्पोर्टेंट बात थी, ठीक है ना। मूवमेंट्स इन दी कंट्री साइड में किस तरह के मूवमेंट्स चल रहे थे वो थोड़ा देखेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा जिसने नहीं पढ़ा है आज और कल में? कोई नहीं है, कोई पढ़ना नहीं चाहता? सर मैं पढ़ूं? कौन? सर सत्यम, अभी पढ़ा था सर मैंने। सत्यम बाबू, एक दो मिनट और रुक जाओ, मैं वहां के लोगों से पूछ लो अगर कोई जिसने पढ़ा हो पहले, अगर वो पढ़ना चाहता है तो। अर्नब तुमने पढ़ा नहीं था आज और कल में? नहीं सर, लास्ट क्लास में सच पढ़ा नहीं था सर, एक्सप्लेन किया था।
चल तो एक बार इसको पढ़ दे फिर, मूवमेंट इन कंट्री साइड एंड ट्राइबल रिवॉर्ड्स दोनों पढ़ दे। Yes, sir. Movement in the countryside. In the rural areas, the peasants and tribals were already struggling against injustice. Therefore, they easily got involved in the non-cooperation movement. Peasants movement. First, peasants had to do beggar and work without pay in forms of oppressive landlords. In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi. This movement was against talukdars and landlords, and peasants demanded reduction in revenue and abolition of beggar. Nai Dhobi bans were organized by panchayat for depriving landlords of the service of even barbers and washermen. October 1920, Awadh Kisan Sabha was set up by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and few others. 1921, House of Merchants and Talukdars were attacked, bazaars were looted, and grains hoarded taken away. Tribal revolts. Government had in Government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. Aluri Sitaram Raju led the guerrilla warfare in the Gudem hills of Andhra Pradesh. Rebels attacked British, led to guerrilla warfare to achieve Swaraj. ओके, ना कंट्री साइड यानी जो आसपास का इलाका है वहां पर कैसे मूवमेंट शुरू हुई चीजों की वो देखेंगे। In the rural areas, the peasants and the tribals were already struggling against injustice, therefore they easily got involved. ऑब्वियसली जो गांव का इलाका होता है, जो ट्राइबल एरिया का इलाका होता है, वहां पर लोग वैसे ही पिछड़े रहते हैं, उन लोगों के पास खाने पीने को ठीक से चीजें नहीं होती हैं, अर्निंग प्रोसेस बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जल्दी हो सकते हैं और वो जल्दी वहां पर हो भी गए। पीजेंट्स क्या थे, उनको बेकार करनी पड़ी थी, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर थे उनको बेकार करनी पड़ रही थी, वो फ्री में काम करवा रहे थे, उनसे एक टाइम खाना दे दिया या नहीं दिया अपनी मर्जी है, इस तरह से उनसे काम करवा रहे थे। अवध जो प्रांत है वहां पर बाबा रामचंद्र सन्यासी जो हैं उन्हों के लीडरशिप में एक ग्रुप टाइप बनाया गया जो उनको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र सन्यासी। This movement was against talukadars and landlords, and peasants demanded reduction in revenue and abolition of begar. अब ये जो चीज उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि भाई एक तो हमें दो चीजें चाहिए, पहला तो ये कि जो रेवेन्यू है उसमें रिडक्शन किया जाए और दूसरा हमें बेगार को खत्म किया जाए, क्योंकि हम तो बिना बात इतना मेहनत कर रहे हैं, ना बदले में कुछ पैसा हो रहा है ना कुछ मिल रहा। ठीक है, एक नाई धोबी बंद हुए थे जिसमें उन्होंने नाई जो बाल काटने का काम करते हैं और धोबी जो कपड़े धुलने का काम करते हैं, इन लोगों ने बेसिकली क्या किया था, फॉर ये दे deprived landlords of services of even barbers and washermen, यानी जो बाल काटने वाले नाई है और जो कपड़े धुलने वाले धोबी हैं, उन लोगों ने उनका काम करने से मना कर दिया कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। Now, October 20, 1920, Awadh Kisan Sabha was set up by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra Sannyasi and few others. अवध किसान सभा कब बनी है? 1920 में बनी है अवध किसान सभा। उसमें जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र सन्यासी और कुछ और भी लोग शामिल थे। 1921, the house of merchants and talukadars were attacked, bazaars were looted and grain hoarded take away. अब देखना पड़ेगा कि हमें कि जो 1921 का जो समय आया है वहां पर जो मर्चेंट्स थे और जो तालुकादार थे उन लोग बाहर आगे निकल के उन्होंने दुकानों को लूटना शुरू किया और जो भी सामान था वो लेकर के भाग गए। ठीक है, नाउ ट्राइबल रिवॉल्ट्स। गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and fruits. अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक छोटे से सर्टेन एरिया को छोड़ के बाकी के जंगल में लोगों का ज्यादा मना कर दिया। सर रिजर्व फॉरेस्ट वाला जो था ना जी,
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड Okay, लाइफ sir. वाला चैप्टर, Yes, sir. नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. Now Alluri Sitaram Raju led the gorilla warfare in the Gordon Hills of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश की जो गॉर्डन हिल्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, वहां पर उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर अपनाने कर उन्होंने अटैक करना शुरू किया. गुरिल्ला वारफेयर क्या है? छापामार युद्ध नीति. मतलब आप छुप जाओ और फिर उसका जब वो असहज हो जाए तो फिर एकदम से उसको पकड़ लो, पीटना शुरू करो, मारो, जो भी करना है वो सब करो. Now rebels attacked Britishers led guerrilla warfare to achieve स्वराज. अब जो भी वहां के आदिवासी थे, जो रेबल हो गए थे, बागी हो गए थे, उन लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, ऐसा है, इतनी दिक्कत है, तो एक काम करते हैं, हम जो है अटैक करेंगे मिल करके और चुपचाप से यहाँ से देखा जाएगा जैसा भी वो कर रहे हैं. ठीक है, तो ये था आज का जिस्ट. सॉल्व कर दे बेटा. Now स्वराज मूवमेंट इन प्लांटेशन. और किसको बोला था अर्नव के बाद? शिवांश, ऋषभ, आप में से किसी ने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा है आज या कल में? जैद, तुमने पढ़ा है आजकल में? क्या सर पिछली क्लास में पढ़ा था. चल एक काम कर, इसको पढ़ दे, स्वराज मूवमेंट इन द प्लांटेशन. भाई इतना ही पढ़ियो, ठीक है? 4 पॉइंट्स है. Swaraj movement in the plantation. For plantation worker in Assam, freedom meant the right to move freely in out of the confined space. Under the Inland Immigration Act of 1859, workers were not permitted to leave tea gardens without permissions. With the upcoming of non-cooperation movement, have many left plantation and headed to home, believing that Gandhi Raj will come and they can get land in their own villages. They chanted Swatantra Bharat. ओके. अब प्लांटेशन जो इलाके थे जहां पर चारागाह करके पशुओं को उस तरह से चीजें की जाती थी, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में हमें समझना होगा. ठीक है. नंबर 1, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम में, बेसिकली उनके लिए अगर जैसे कि हमने बात किया कि सबके लिए जो फ्रीडम है, सबके लिए जो कहना चाहिए स्वराज है, उसका मीनिंग अलग अलग है. तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए भी वो अलग था. वो चाहते थे कि बस उनको अपने जो कन्फाइंड स्पेस है उससे ज्यादा बाहर जाकर के फ्रीली मूव करने की आजादी मिले. और जो इंडियन इमिग्रेशन एक्ट था 1859 में, वहां पर उसके थ्रू जो वर्कर्स थे उनको, जो टी के गार्डन्स थे, उनको बिना परमिशन छोड़ करके जाने की उनको आजादी नहीं थी. With the upcoming of non-cooperation movement, many left plantation and headed to home, believing that Gandhiraj will come and they'll get their land in their own village. अच्छा, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा तो उसने उन लोग जितने भी थे उन्होंने प्लांटेशन छोड़ छाड़ के अपनी नौकरी के, भैया हम तो जा रहे हैं यहाँ से और तू एक काम कर, हमारी नौकरी अपने पास धर. और वो लोग जो है वो लोग अपने अपने गांव लौट गए, ये सोच करके लौट गए कि अब तो गांधीराज आएगा और हमें हमारी जमीन जो है वो हमारे गांव में ही मिल जाएगी, हम खामखा क्यों बाहर धक्के खा रहे हैं. और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि वहां पर वो लोग स्वतंत्र भारत की बात करते थे. अभी स्वतंत्र भारत क्या है? ये भारत जो है एक फ्री कंट्री है. अब तक तो किसी और का कब्जा था उस पर, अभी वो एक फ्री कंट्री हो गया है. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? यस सर. Yes, sir. सबको? Yes, sir. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट स्टेप में इससे आगे पढ़ेंगे. एक चीज और की जो पेपर है उसके लिए अच्छे से तैयारी करेंगे. कल आपका एग्जाम है, उसके लिए अच्छे से पढ़ के जाएंगे, डेवलपमेंट और स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और आप तैयारी करके इसको अच्छे से पेपर को देंगे. ठीक है, और बाकी का चैप्टर हम आगे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास. ठीक है बच्चों? यस सर. आज के लिए इतना ही. Yes, sir. क्लास में थैंक यू सर.
Bye, sir. Good evening, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good evening, sir. बाय बाय Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों बाय Bye, everyone.